ये सर्वप्रथम हम गुरु सत्ता को नमन करते हुए वेद मंत्र गायत्री मंत्र का आवाहन करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण एवं आत्मीय परिजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज का विषय है युवा और अपराध, यानी यूथ एंड क्राइम। आज के समय में अपराधों में ज्यादातर युवा अपराधी संलग्न हो रहे हैं। क्या कारण है इसका? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर गुना 18 से 45 उम्र के युवाओं द्वारा होता है। यह न केवल हमारे समाज की, राज्य की, राष्ट्र की, बल्कि हमारे पूर्ण विश्व की गंभीर समस्या है। संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। जी, युवा अपार शक्ति का स्रोत होते हैं। इतिहास साक्षी है कि कई अनेक क्रांतियां युवाओं द्वारा हुई है, परंतु आज के समय में युवा अपराधों की तरफ क्यों बढ़ रहा है, यह एक ज्वलंत प्रश्न चिन्ह है। क्या युवा ही इसके लिए संपूर्ण दोषी है? इसी विषय पर मार्गदर्शन करने हेतु दो सक्षम व्यक्तिमत्व हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे मुख्य अतिथि एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच सम्माननीय डॉक्टर नीलेश भरने जी, जिन्होंने लॉकडाउन के इस कठिन समय में भी कोरोना वॉरियर बनकर लोगों की मदद की एवं किसी व्यक्ति को भूखे पेट नहीं रहने दिया। दूसरी तरफ हमारे दूसरे सक्षम व्यक्ति आदरणीय श्री शरद पारदी बाबू जी, जो आध्यात्मिक मार्ग से इस समस्या का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। आइए सर्वप्रथम गुरु सत्ता को नमन करते हुए हम दीप प्रज्वलन करें। मैं आदरणीय सोलंकी बाबूजी से निवेदन करती हूँ कि वे आए और दीप प्रज्वलित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्म योनि नमोस्तुते। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब मैं नागपुर शक्तिपीठ के सक्रिय कार्यकर्ता आदरणीय श्री बंडू मामा जी से यह अनुरोध करती हूँ कि वे सम्माननीय डॉक्टर नीलेश भरने जी का संक्षिप्त में परिचय दें। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्वप्रथम हम सभी अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से आदरणीय डॉक्टर नीलेश आनंद भरने सर का हम सभी हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे देव संस्कृत विश्वविद्यालय के उपकुलपति आदरणीय श्री शरद पारदी जी बाबू जी का भी हम सभी मिलकर के हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में जुड़े हुए पूरे भारतवर्ष से जितने भी हमारे प्रतिभागी जुड़े हुए उन सबका शब्द सुमनों के साथ में स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। भाई और बहनों, आज एक बहुत ही ऐसा विषय जो हम सबके जीवन से निगड़ित विषय है,
ऐसे विषय को लेकर के आज हम सभी यहाँ पर आज आदरणीय सर का मार्गदर्शन हम सभी प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले तो आदरणीय भरने सर के साथ में मिलकर के हम सभी गायत्री परिवार के परिजनों ने, नागपुर के पूरे परिजनों ने उनके साथ में लॉकडाउन में पूरा हम सब ने पूरा काम किया और वहीं से उनकी पहचान हुई, उनसे बात करने का पूरा मौका मिला और फिर एक मन में आया आदरणीय बिड़वे जी बाबूजी के कि हम सभी मिलकर के, क्योंकि आज ये सारा क्राइम पूरा बढ़ती हुई चला जा रहा है और एक आयोजन जो है हम आदरणीय भरने सर के माध्यम से हम सब लोग पूरा करें और उसके लिए सर ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक हामी भरी और आज हम सब के बीच में है। आदरणीय डॉक्टर आनंद नीलेश भरने सर यह नागपुर के हैं और सर का जन्म भी नागपुर में हुआ है और सर MA MPhil PhD साइकोलॉजी किए हैं सर ने और 58 बैच 2005 उत्तराखंड कैडर में सर की फर्स्ट पोस्टिंग हुई और फर्स्ट पोस्टिंग सर की जो हुई वो ASP उधम सिंह नगर उत्तराखंड 2006-2007 में सर वहाँ पे रहे। इसके साथ ही वहाँ उत्तराखंड में आदरणीय भरने सर विविध पदों पर वहाँ पे रहे, लेकिन प्रमुखता के साथ में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्टेट क्राइम बोर्ड SCBRC हेडक्वार्टर देहरादून में वो 2012 से 2014 में रहे और डेपुटेशन पर ऑन मई 2018 में DCP स्पेशल ब्रांच डेपुटेशन नागपुर में वे नागपुर में आए ऑन डेपुटेशन और नागपुर में आने के बाद में सर ने DCP जोन 4, DCP ट्रैफिक, DCP क्राइम ब्रांच और फिलहाल में अभी सर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच नागपुर में मई 2019 से कार्यरत है। सर की विशेषता यह है कि हम उस केदारनाथ आपदा को कैसे भूल सकते हैं कि जिसने पूरे विश्व को पूरा झकझोर दिया था और उस आपदा कार्य में आदरणीय भरने सर के उत्तम सेवा कार्य के लिए वहां की गवर्नमेंट के द्वारा सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह 2013 में आदरणीय भरने सर को वहां पर मिला और विशेष रूप से जब नागपुर में आए सर तो और उन्हें यहाँ एक और सेवा करने का मौका मिला। 2013 में नागपुर में बहुत जम के बाढ़ आई थी, नागपुर पूरा सब तरफ से पानी से पूरा घिर गया था और नागपुर का आदर्श संस्कार विद्यालय हुड़केश्वर में जहाँ पर 39 बच्चे पूरे फंसे हुए थे और सर ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में और बड़ी बखूबी के साथ में उन 39 बच्चों का जो है वो रेस्क्यू कराया था और उनको सकुशल उनको वापस लाया था सर ने। और सर के NCC के पूरे और भी एकेडमिक पूरे कार्यक्रम करते हैं सर, कॉलेजेस में जाकर के लेक्चर भी पूरा संपन्न करते हैं। अभी नागपुर दैनिक भास्कर में सर का जो ये आयुर्वेदिक है उसके ऊपर में साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए जो मार्गदर्शन प्रश्न पूछते हैं लोग, उसके ऊपर सर वहां पर वो उन प्रश्नों के उत्तर भी उन डॉक्टर के साथ में सर देते हैं। साथ ही इस लॉकडाउन में नागपुर शहर में एक नई पहचान पूरे भारत को अगर कहीं दी होगी तो आदरणीय डॉक्टर भरने सर ने, कि नागपुर के अंदर में एक ऐसी बड़ी उन्होंने श्रृंखला बनाई, एक ऐसी योजना बनाई कि नागपुर के अंदर के कोई भी व्यक्ति, चाहे वो श्रमिक हो, गरीब हो, कोई भी व्यक्ति जो है वो भूखा न रहे। इसके लिए उन्होंने एक बहुत बढ़िया अच्छा एक सिस्टम बनाया पूरा। उस सिस्टम के अंदर में हम भी गायत्री परिवार के परिजन ऐसे करीबन 150 से 200 NGOs को सर ने हाथ में लेकर के और पूरे लॉकडाउन के अंदर में अभी भी काम चालू है वो कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से, और वो पूरे लेकर के 200 से 2 से 2.5 हजार लोग पूरे कार्यकर्ता रोज का 2 लाख से 2.5 लाख लोगों को भोजन उनकी जगह पर मिलना, मास्क मिलना, उनको दवा की सारी चीजें उनको मिलना बखूबी से पूरा किया। और इसके लिए आदरणीय सर को ABP माझा पर वहां पे उनका इंटरव्यू भी आया था और पूरे भारतवर्ष में उनके इन सारे कार्य को सराहा गया। और विशेष रूप से सर नागपुर में आने के बाद में, क्राइम ब्रांच में आने के बाद में और चार्ज लेने के बाद में क्राइम में बहुत कमी आई हुई है और बखूबी उन सारी चीजों को पूरा करते हैं। हम सभी और ज्यादा समय न लेते हुए बहुत ही श्रद्धा के साथ में आदरणीय नीलेश भरने सर से आज उनका मार्गदर्शन हम सब लोग प्राप्त करने वाले और हम सभी बहुत सौभाग्यशाली है कि इस विषय पर आज वो हम सबको प्रतिपादित करने वाले हैं। अब मैं सम्माननीय डॉक्टर नीलेश भरने सर जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। सबको प्रणाम।
आज आपने काफ़ी महत्वपूर्ण विषय जो है गायत्री परिवार की तरफ से यहाँ जो आयोजन आपने रखा है चर्चा का विषय, तो जिसमें आज के यूथ है वो क्राइम में जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें आने लगा है। आपने सही कहा था कि एनसीआरबी का जो डेटा है वो ये बताता है कि 18 से 30 साल की उम्र में जो है लगभग 80% से ज़्यादा के जो क्राइम होते हैं वो 18 से 30 साल के बीच के ही लड़के कर रहे हैं। बल्कि अब तो ट्रेंड ऐसा धीरे धीरे आ रहा है कि 18 से नीचे वाले बच्चे ज़्यादा क्राइम करने लगे, जिनको हम जुवेनाइल क्रिमिनल्स बोलते हैं, जुवेनाइल क्राइम्स, जिनको हम रिमांड होम भेजते हैं। तो जुवेनाइल का ट्रेंड भी ज़्यादा आ गया है। जैसे आप अमेरिका में देखते हो, छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में फायरिंग कर देते हैं और बस 8 लोग ही मार दिए, 10 मार दिए। तो ये कोई हमारी परंपरा को तो फिट नहीं बैठता वहाँ अमेरिका में जो होता है। लेकिन धीरे धीरे ये भी यहाँ भी आम होने लगा है अभी। तो ये सब जो कारण है कि ये सब जो है यूथ इसके क्राइम में क्यों आ रहा है और इससे क्या सॉल्यूशन है इसका, तो इस पे मंथन करने की बिल्कुल आवश्यकता है। तो पहले के जो सिस्टम्स थे वो सारे सिस्टम सब बदल गए। पहले जैसे हमारी जॉइंट फैमिली थी, साथ में रहते थे, लोग शेयर करते थे, कोई समस्या आए तो एक दूसरे को मदद करते थे। अब कोई सब आदमी एक इंडिविजुअल है, अकेला है वो, उसको खुद उसकी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन खुद ढूंढना है, उसको मदद करने के लिए कोई आता नहीं है। तो ऐसे में कई बार जो है वो क्राइम का सहारा ले लेता है, शॉर्टकट मारता है। बाहर जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें, ये जो रौनक दिखती है, कार, मोबाइल, ये सब, तो ये जॉब तो लग नहीं रही है, जॉब इतनी मुश्किल हो गई है आज की डेट में कि आप देखेंगे कि जॉबलेसनेस का जो वो ट्रेंड है वो काफ़ी हाई गया हुआ है। बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी हुई है। तो इससे जो यूथ के पास रोजगार नहीं है, तो लेकिन दूसरे लड़कों को वो देखता है कि भाई उसके पास सारी चीज़ें हैं, तो उसे पाने के लिए वो कैसे भी करके किसी भी हद तक जाता है। ये सारी जो नई बातें आई हुई है नए जनरेशन्स में, जो ये हम बोलते हैं 4G जनरेशन, 5G जनरेशन, तो ये सब सुनने को इसमें अच्छा लगता है, लेकिन इसके ये दुष्परिणाम हैं सारे, ये ऐसे इसमें दुष्परिणाम हैं। लड़के सब एक दूसरे को देखते हैं, वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। नागपुर में ही जो है, जैसे आप कभी सिविल लाइन जाएंगे, फुटाड़ा तालाब देखेंगे, सारे वैसे तेज गाड़ी चला रहे, कोई कंट्रोल नहीं है किसी का, माँ बाप का, कोई बुजुर्ग का, या कोई कानून का, या उनको कुछ ऐसा लगता नहीं है। नए वातावरण में उनको नई चीजें अवेलेबल हुई है जो पहले नहीं थी। जैसे ये अभी क्या हुक्का पार्लर चालू हो गए, तो ये सब दोस्त लोग स्कूल कॉलेज, उनको कुछ लगता नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे अब ये मेट्रो शहरों में बड़ा आम है, मुंबई, दिल्ली, वहाँ लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है, तो उनको शौक होते हैं ऐसे बड़े बड़े, ऐसी अलग कुछ तो भी नया करना है। नया करना है मतलब क्या, तो हुक्का पियेंगे, ड्रग्स पियेंगे लोग। वो कल्चर धीरे धीरे जो है फिर छोटे शहरों में आता है, छोटे शहरों से गांव में आता है। तो ये सब एक दूसरे का अनुकरण कर रहे हैं हम लोग। पहले तो बड़े शहर वाले फॉरेन का अनुकरण करते हैं, फिर बड़े शहरों से छोटे शहरों में आता है, छोटे शहरों से गांव में आता है, तो हम उसको आँख बंद करके फॉलो करते हैं कि ये सही है गलत है। लेकिन जो अपना पुराना नाता था वो हम छोड़ते जाते हैं, उससे हम दूर चले जाते हैं। पुरानी जैसे हमारे रिलेशन थे, जॉइंट फैमिली थी, हम शेयरिंग करते थे, साथ में हम लोग जाते थे, तो वो हम धीरे धीरे जो है वो बंद होते जा रहा है। जैसे कोई दिवाली की छुट्टी है, गर्मियों की छुट्टी है, तो सारे फैमिली साथ में जाते थे, जॉइंट फैमिली। तो अब सब अलग अलग इंडिविजुअल जाते हैं सब। ये सब क्राइम बढ़ने के कई कारण हैं। हम लोग तो रोज जो है ऐसे, हमारा काम जो है क्रिमिनल्स को जो है पकड़ना, मेन काम तो ये रहता है जो भी क्राइम ना हो, और अगर क्राइम हो गया है तो क्रिमिनल्स को पकड़ना है। अब उसमें हम लोग इतना, हमारे पास वक्त नहीं होता है कि वो क्रिमिनल को सुधारा भी जाए। लेकिन कई बार हम लोग भी उसमें एक मानवीयता रखते हैं। कई बार मेरे पास तो, हमारे पास ऐसे कई मामले आए जो उससे क्राइम से कोई संबंध नहीं था, उससे हो गया,
गलती से हो गया या इग्नोरेंस में हो गया या जो भी है, छोटा मोटी बात होती है, तो हम नहीं चाहते कि किसी पे क्राइम केस बन जाए और हमेशा के लिए उसको प्रॉब्लम में आ जाए। तो हम लोग भी कई बार स्टूडेंट्स रहते हैं ऐसे जो पहली बार कुछ किसी के साथ हो गया, तो उनको हम लोग समझाते हैं, सुधारते हैं कि ये बहुत आगे तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है, तो अभी इसके बाद ऐसा मत करना, ये सब गलत है, ये क्राइम है। तो हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे यहाँ जो काम पुलिस का होता है, लोग कम और काम ज़्यादा होता है, तो इसलिए क्राइम को डिटेक्ट करना और आगे बढ़ना। लेकिन गायत्री परिवार वगैरह इस तरह से है, तो वो अच्छा काम करते हैं कि क्राइम न हो समाज में, जो है इस तरीके के विचार ही लोगों के मन में ना आए, क्राइम के जो लोग ऐसे विचार है वही मन में ना आए। तो इस तरह से जो जैसे ब्रह्म कुमारी आश्रम, गायत्री परिवार, बहुत अच्छा इन लोग बताते हैं आप लोग कि मतलब क्या लाइफ क्या है, खुशी क्या चीज़ है। अब हमको तो पता नहीं, यंग लड़कों को लगता है कि भैया ये सब चमक धमक यही खुशी है, लेकिन खुशी किससे वो कहते हैं, आदमी खुश कब रहता है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे स्कूल में भी सिस्टम में ये बताना बहुत ज़रूरी है। हमारी स्कूली व्यवस्था जो है वो केवल अंक मिलने का वो है कि किसको ज़्यादा मिल रहे हैं, किसको कहाँ एडमिशन मिल रहा है। तो उसके साथ साथ आदमी को ये जो मॉरल वैल्यूज़ है, खुशी क्या होती है, शेयरिंग क्या है, ये सब भी बताना हमने बहुत ज़रूरी है। तो आज के डेट में जो यूथ क्राइम में है, ये बहुत चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि देश का बहुत अहम जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि देश जो है आज के युवाओं के कंधे पर है, युवा ही देश का जो है भविष्य है, हम लोग ये सब बातें करते हैं। अगर हम लोग फिर अगर युवा इस तरह से ये हो जाएंगे, बहक जाएंगे और सिर्फ क्राइम में आएंगे और कुछ प्रोडक्टिव नहीं देंगे, तो उससे जो है एक वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, वो समाज, वो देश कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो लेकिन कुछ अच्छे भी उदाहरण है हमारे बीच। युवा जो है, अगर हम इंडिया में देखें तो कुछ बहुत अच्छे नए स्टार्टअप युवाओं ने शुरू किए हैं, जो अपने भारत के युवा है, बहुत नई नई चीज़ें चालू किया है आज उन्होंने, देश विदेश में उनका नाम हो रहा है। तो कुछ अच्छे भी लड़के हैं जो वाकई कुछ अच्छा भी कर रहे हैं। सब तरह से अनुभव है, लेकिन जो युवाओं को जो है इस तरह से क्राइम में आना, तो सोचनीय, चिंताजनक तो है ही। अब हम रोजाना जो है इस तरह से जो हीनियस क्राइम्स होते हैं, रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, चेन स्नैचिंग, यंग लड़के में देखा, छोटे छोटे 16 साल के लड़के ऐसे चेन स्नैचिंग करते हैं, क्या, क्योंकि उनको सिर्फ मौज करना है इतने से बात के लिए, लेकिन उनको कोई बताने वाला नहीं रहता है। तो ऐसे फैमिली से होते हैं जैसे कि स्लम्स और ये इस तरह से, जिनको परवरिश सही नहीं होती है, घर में देखभाल करने के लिए कोई होता नहीं है उनके यहाँ, तो माँ बाप सही संस्कार नहीं दे पाते, तो ऐसे जो स्लम्स एरिया के बच्चे जो है वो क्राइम में ज़्यादा आते हैं। अगर जहाँ बच्चे माँ बाप अच्छे से बताते हैं तो वहाँ इस तरह से वारदात नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो हम लोग बात कर सकते हैं आगे। कोई प्रश्न पूछना चाहे तो? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ, प्रश्न, हाँ हाँ सर, हेलो, हाँ सर। हाँ हेलो, हाँ सर बोलो। ये प्रश्न पूछने के लिए सब पूछ सकते सभी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उनकी तरफ से एक डालिए। तब तक मैं एक प्रश्न पूछता हूँ सर, कि फिलहाल हाँ में डालिए। पूरे हमारे समाज के अंदर में एक बड़ी प्रवृत्ति नई तरीके से जन्म लिया है, वो है साइबर क्राइम का सर। और अभी चूंकि पूरा सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा उसका ये हो, सारी चीज़ें हो रही है,
तो साइबर क्राइम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और वो कैसे हम अपने बच्चों को साइबर क्राइम से बचा सकते हैं, या उसके लिए क्या कुछ हमने चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि साइबर क्राइम से होने वाले सारी चीज़ों से हम सब लोग बच सके। देखिए, ये जो चीजें आई है, आप इससे भाग नहीं सकते, इससे आप छूट नहीं सकते, ये तो रहना ही है, इंटरनेट कहीं जाएगा नहीं। पहले हम लोग इस पे ऐसे सेक्स एजुकेशन पे पहले हम बहुत डबल स्टैंडर्ड रखते थे, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, कब देना चाहिए। अरे वो एक आदमी के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जितना जरूरी है वो उसको बताना चाहिए बच्चों को, क्या एज में बताना है क्या नहीं, वो तो एक करना चाहिए एजुकेशन इसमें। तो वैसे ही अभी साइबर क्राइम हो गया है, तो आप उसको समझाओ। आप बच नहीं सकते, आप अगर रोज सुबह शाम अगर हर चीज के लिए आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं और आप बोलेंगे कि वाह साइबर क्राइम होना नहीं चाहिए, साइबर क्राइम तो होगा ही अगर आप उसमें रात दिन व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और ये सब चीज कर रहे हैं, और ऐसे ऑफर्स आते हैं, आप उस पर क्लिक करते हैं, लालच होती है, लड़की कभी आपको प्रपोज करती है, आप उस पर क्लिक करते हैं, तो ये सारी जो बातें होती है, इसके लिए हम लोग हमेशा स्कूल कॉलेज सब जगह जाके अवेयरनेस कराते हैं, पेपर्स में आता है कई बार, लेकिन तब भी लोग सुनते नहीं है कि ये कैसा होना चाहिए। अब हम लोग साइबर सेल में रोज कितने प्रकार प्रकार के क्राइम्स रिपोर्ट होते हैं, लेकिन अब इनको पकड़ना भी थोड़ा सा टफ होता है। ये बहुत बंगाल और पाकिस्तान और कहाँ कहाँ बैठे रहते हैं लोग, बांग्लादेश, तो एक एक जगह नहीं होते हैं ये लोग। बड़ी नंबर इनके फेक होते हैं, एड्रेस फेक होते हैं, आप आदमी ढूंढ नहीं सकते। तो ये सारी चीजें है साइबर क्राइम से, जो है सबसे बेस्ट है कि उससे आपको बचाव करना है। जो भी महत्वपूर्ण एहतियातन जो चीजें है कि कोई भी अनोळखी अननोन पर्सन से और कुछ पूछना? चैट नहीं करना है, क्लिक नहीं करना है, कोई मैसेज आता है तो रिस्पॉन्ड नहीं करना है, किसी को ओटीपी शेयर नहीं करना है। ये सब बार बार बताते हैं सब लोग, फिर भी हम लोग वो करते ही है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी करते हैं सारे, ये सब चीजें हैं। खासकर यंग लड़के ज्यादा इसमें फंसते हैं, जो अपने को ज्यादा कंप्यूटर स्मार्ट समझते हैं वो ज्यादा फंसते हैं इसमें। ठीक है, पूछे। आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ अभी आ अय्यरकर रही जी, है। हाँ पूछिए हाँ, पूछिए। श्री गुरुदेव, श्री गुरुदेव, जय माता दी। सर, सगळ्यात चांगला उपक्रम आपल्याला गायत्री मातेचा गायत्री परिवारने घेतलेला आहे आणि आपण त्याच्यामध्ये सपोर्ट करत आहात, त्याबद्दल धन्यवाद। मी एसबीआई लाईफला आहे, एसबीआई बँकेला। आमचं पण स्वतःच, मैं हिंदी में बात करता हूँ, हमारा भी कोशिश यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा साइबर क्राइम के बारे में ज्यादा अवेयरनेस मिले, क्योंकि ज्यादातर जो भी डिजिटल लॉगिंग होती है, डिजिटल व्यवहार होते हैं, उसमें ही सबसे ज्यादा लोगों का आर्थिक व्यवहार नुकसानदायक होता है। छोटे से फायदे के लिए हमारे ज्यादातर ये होता है। तो सर, हमारे एसबीआई की तरफ से हम अवेयरनेस कैंपेनिंग रखते हैं, जिसके अंदर में हम लोगों को जानकारी देते हैं कि जिसमें डिजिटल लॉगिंग ये कैसे क्या सिक्योर लॉगिंग हो जाए, आपका वाला, आपका कोई भी व्यवहार, आर्थिक व्यवहार आपका वाला सुरक्षित कैसा रह जाए, इसके लिए सदैव। तो हमारे विक्रम साड़ी सर है, अभी ट्रैफिक के एडिशनल सीपी सर है, उन्होंने भी मुझे लास्ट टाइम मदद किए थे। अय्यरकर जी, आपका प्रश्न पूछिए अय्यरकर जी। हाँ, मेरा प्रश्न यही है सर कि अभी डिजिटल जैसे कि वेबिनार हो रहा है हर जगह शिक्षण के लिए, एजुकेशन के लिए, हर माता पिता अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल यूज कर रहे हैं, और ज्यादातर क्या हो रहा है कि हमारी ऐसी कुछ लिंक आ रही है जिसके अंदर में यस या नो करने से हमारी चीजों को एक्सेस किया जा रहा है। उसके लिए स्पेशल इंटरनेट डिवीजन को, जैसे गूगल को, कि ये सिर्फ क्लिक कर कर ऑथेंटिकेशन न मिले, इसका ज्यादा ज्यादा सिक्योरिटी मिले, ये मैं चाह रहा हूँ। मेश्राम सर, हमारे
भरने सर, हम ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी एक लिंक आ जाती है, उसमें से आप यस करो या उसको क्लिक करो तो आपको ये चीज में एक्सेप्ट हो जाओगे, ये चीज ना आए। ओके 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 ठीक. हां हां सर, त्यांचा एक प्रश्न आहे नाही, की ते क्लिक येतात तर ते नाही ऑथेंटिकेट न व्हावे यासाठी काय करता येईल असं नहीं त्यांचा पहा, प्रश्न. एक वो जो वैसे वाले जो आते हैं, लिंक आते हैं, क्लिक आते हैं, उसको तो वैसे कभी एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए आपने. अब रही बात, जैसे आप जूम ऐप पे ज्वाइन हो रहे, फेसबुक पे ज्वाइन हो रहे, कहीं पे ज्वाइन हो रहे, तो आपको तो परमिशन देनी पड़ेगी ना, लेनी पड़ेगी. आपका ऑडियो और ये सब वो मांगते हैं कि भाई वी वांट योर ऑडियो, कॉन्टैक्ट. तो ऐसा नहीं है कि आपका डाटा उसमें, अब बड़ी कंपनीज जो रहती है वो वैसे वो रहती है, जेन्यून रहती है. वो कभी ऐसे बहुत आपके डाटा लीक वगैरह ऐसी बातें नहीं होती है उसमें कभी. जी. अमेजोन हो गई, फेसबुक हो गई, ट्विटर हो गई, ये लोग कई लिंक वो नहीं करते हैं, आपके डाटा को लीक नहीं करते हैं. वो जिम्मेदार वो होते हैं. बाकी ऐसे छोटे मोटे थर्ड पार्टी ऐप वगैरह कभी डाउनलोड नहीं करना चाहिए, वो थोड़े खतरनाक होते हैं. जो थर्ड पार्टी रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे ऐप होते हैं, वो ऐप डाउनलोड्स नहीं करनी चाहिए. लिंक आती है, वो लिंक पे तो कभी क्लिक नहीं करना चाहिए जब तक आपको पता नहीं कि ये लिंक किसने भेजी है, किस चीज की है, क्या है. लिंक को हाथ सीधा डिलीट कर देना चाहिए डायरेक्ट. जी ठीक. मेरे ख्याल से कुछ और आप उससे. हाँ सर, धन्यवाद सर. सर हमारे पूना से हमारी प्रतिभा मुड़ेताई है, वो भी एक प्रश्न पूछना चाह रही है. प्रतिभा मुड़ेताई, प्रश्न पूछिए. आप, आपको अनम्यूट कर दिया गया है. मुड़ेताई. हाँ मुड़ेताई. हॅलो हाँ सर, हाँ आवाज हाँ आवाज हाँ येतोय माझा सर? हाँ, आवाज आला तुमचा, बोला. हाँ. हम्म. मला एक विचारायचं होतं की जसं आईने कसं सतर्क राहायचं. आता माझी एक मैत्रीण आहे, तिला एकच मुलगा होता आणि तो गुंडेगिरीमध्ये गेला, तिलाही कळलं नाही. आणि मग तिची परिस्थिती अशी झाली आज की तिला पुण्यातले दोन्ही फ्लॅट विकावे लागले आणि पुन्हा सोडून जावं लागलं. एकुलता एक मुलगा तिचा असं गुन्हेगारी वृत्तीमध्ये गेला. तर आईने कसं सतर्क राहायचं सर आणि कसं ओळखायचं? ठीक. ताई, हे पहा, हे सगळं एका दिवसात तर होत नाही. अरे रोज रोज थोडं थोडं होते. तुम्ही लक्ष ठेवायला पाहिजे ना. तुमचे मुलं आहेत तर तो थोडं विचारलं पाहिजे, बोललं पाहिजे, काय रे बाबा किती वाजता आला, कुठे गेला, काय नाही. थोडंसं आता काउंटर चेकही करावं लागेल की खरंच हा तिथं आला होता काय, हा जो सांगून राहिला हे खरं आहे काय. आणि वेळ पडली तर मारावं पण लागेल. आता असं नाही राहत ना, 2 झापडाही मारावं लागेल. तुम्ही एकदम आपण हे करतो आणि मग तशी परिस्थिती येऊन जाते मग हाताबाहेर. डोक्यावरून मग पाणी चाललं जाते सगळं. हे काय एका दिवसात होत नाही. रोज रोज जे आहे त्या थोडं थोडं होतंय. आणि हे सगळीकडेच आहे. हे जे तुम्ही सांगताय ना, मुलं घर जे आहे फक्त रात्री झोपण्यासाठी वापरतात. बाकी बाहेर ते पूर्ण आपला जे कार्यक्रम आहे करत राहतात. काही ना काही घरून पैसे घेऊन जातील, उलटे सीधे कामं करतात. पण तो जेव्हा रोज करत आहे काही ना काही कामं, तर त्याचे चिन्ह रोजच दिसतात ना तुम्हाला घरी. अभ्यासात लक्ष नाही, फालतूची पोरं घरी येऊन राहिले आणि जे सगळे उलटे कामं सुरू आहेत दिसतातच ते. आता आम्ही जेव्हा म्हणतो असे आई वडिलांना, तर आई वडील म्हणतात आम्हाला माहितच नाही. माहित नाही म्हणजे तुम्ही विचारायला पाहिजे होतं ना. आता माहित नाही म्हणजे तुम्ही जेव्हा एवढा पोरगा तुमचा या लेवल पर्यंत गेला, तुम्ही कधी विचारलंच नाही आपल्या मुलाला की असं कार्य. तेव्हा चूक आपली असते याच्यात ताई, मुलांची नसते. मुलं छोटे असतात, हे मातीचे हे असते. आपण कसं त्यांना घडवतो हे आई वडिलांच्या ह्याच्यात असते. परिस्थिती, आजूबाजूचे मित्र आणि हे आहेतच म्हणा. तरी ते आहे, आपल्याला स्ट्रिक्ट व्हावं लागेल. ज्या वेळेला असं वाटलं की मुलगा हाताबाहेर चालला, थोडं स्ट्रिक्ट होऊन काहीतरी ऍक्शन, वेळेतच ऍक्शन घेतली पाहिजे. ओके, थँक्यू सर. समजून येते, त्याचे चिन्ह दिसतात. धन्यवाद सर. साथ ही हमारे साथ में ज्ञानेश प्रकाश कुमार जी है, उनका भी एक प्रश्न है. ज्ञानेश कुमार जी, अपना प्रश्न पूछिए सर. ज्ञानेश प्रकाश जी. जी, सभी को नमस्ते. सर, मेरा प्रश्न यह है कि आपने जो है, आपका एक लंबा अनुभव रहा है. आपने बहुत सारे जो युवा क्राइम में आए हुए हैं उन सब का आपने देखा भी है, ठीक है ना. आपने एक लंबा अनुभव आपका काम करने का. तो मेरा प्रश्न यह है कि आप अपने अनुभव के बेसिस पे ये बताइए कि हम जो एज ए नागरिक हैं, हम जो एज ए गायत्री परिवार के एक सृजन सैनिक, एक युग निर्माणी होने के कारण
हम कौन से ऐसे कदम उठाए जिससे कि इस फ्रंट पर जो क्राइम इन यूथ है, इस फ्रंट पर हम कुछ समाज में अपना कंट्रीब्यूट कर पाए और कुछ अच्छा कर पाए। तो सर आप अपने अनुभव के आधार पर क्या सुझाव हम लोगों को देना चाहेंगे, यह मेरा प्रश्न। देखिए, एक तो हमको वो देखना पड़ेगा कि क्राइम किस कहाँ पे ज्यादा है। तो आप देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि ऐसे स्लम एरिया, झोपड़पट्टी या मुस्लिम एरिया, ये सब जगह बहुत इस टाइप से काफी क्राइम होते हैं। तो आप वहाँ जाके कैंप वगैरह लगा सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जो आपको क्राइम जिनका हो चुका है, जैसे जेल से छूटे हुए लोग हैं, उसकी आप लिस्ट ले सकते हैं। उनको आप जो है वो रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। जैसे आप लोग जेल में भी तो जाते हैं, कई बार प्रवचन भी करते हैं, आप लोग जाते हैं ब्रह्म कुमारी आश्रम, रामकृष्ण मिशन जाते हैं, जेल में जाके प्रवचन करते। तो उसी तरह से जब वो छूट के आए जेल से, तो वापस ऐसा क्राइम में न जाए, तो ऐसे लोगों की लिस्ट बना के उनके साथ आप काउंसलिंग करा सकते हो उनको। वे आप अपनी जिंदगी में अभी वापस आ जाओ, एक बार गलती हो गई, इस तरह से कुछ। और फिर ऐसे एरिया में आप कैंप लगा सकते हैं। धन्यवाद सर। साथ ही हमारे नागपुर के ही बड़े सक्रिय परिजन हैं हमारे मुकेश मालवीय जी, वे आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। मुकेश जी पूछिए सवाल। हाँ बोलिए मुकेश जी, अनम्यूट कर दिया गया आपको। हेलो। हाँ बोलिए। सभी को सादर प्रणाम। सर मैं यही नागपुर से बोल रहा था और अभी प्रश्न जैसे किया कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमारे लिए कोई ऐसी रास्ता दिखाइए कि जिससे नहीं क्या ये क्राइम को हम रोक सके और लोगों के अंदर हम हद से हद पहुंच करके कैसे किन लोगों के बीच में पहुंचे हम, तो हम कैसे लोगों के बीच में पहुंच करके इन लोगों को बदलने में हमारे अंदर तो सारी कुछ परिस्थितियां बदलने की क्षमताएं हैं, लेकिन उसको हम पेश कैसे करें ये आप हमको बताइए। बिल्कुल यही सवाल अभी उन्होंने भी पूछा था कि आपको लगता तो है कि आपने जो है यूथ इन क्राइम को रोकना चाहिए, उसमें आपका कुछ योगदान होना चाहिए, पर एग्जैक्टली क्या करे ये जी आपको सर। एज ए गायत्री परिवार की तरफ से जो है वो क्लियर करना चाहते हैं आप। तो उसमें दो चीज है जो मैं बता रहा हूँ कि एक तो वो जो अभी तक क्राइम किया नहीं लेकिन क्राइम कर सकते हैं। मतलब इस तरह से कई सारे एरिया होते हैं, जैसे नागपुर का पांड्रा बोड़ी एरिया, नंदनवन झोपड़पट्टी एरिया, यशोधरा नगर एरिया। तो ऐसे इसमें अगर आप घूमेंगे तो आपको बताएंगे कि भैया ये लड़के जो है बहुत मस्ती करते हैं, ये बहुत क्राइम मतलब मारपीट करते हैं। तो ऐसे जो मारपीट और ये सब शराब पीने वाले लड़के धीरे धीरे जाके मर्डर कर देते हैं। तो आप अगर ऐसे लड़कों को बैठा के कुछ समझाते हो, सिखाते हो, तो जरूर आप उसमें बदलाव करोगे। तो कोई बहुत बड़ा उसमें मैजिक तो है नहीं। वहां जाना पड़ेगा, कैंप लगाना पड़ेगा, उनको बैठाना पड़ेगा, बैठा के उनसे बात करनी पड़ेगी कि क्यों उनको लगता है कि ऐसा क्राइम हो। उनको आपको बताना पड़ेगा कि कैसे उदाहरण हुए हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हुए हैं उनके साथ क्या हुआ है। फाइनली सब क्रिमिनल्स की मौत जो है वो मर्डर में ही होती है। तो सब आपको स्टैटिस्टिक्स बताना पड़ेगा कि ये नागपुर के बड़े क्रिमिनल्स, ये उनका हर्ष देखिए क्या हुआ। तो आप ऐसा मत करिए, ऐसा उनको बताना पड़ेगा इन सब एरिया में जो पहले क्राइम नहीं किया जिन्होंने, और वो कर सकते हैं। एक तो वो कैटेगरी हो गई, है कि नहीं। फिर रिमांड होम्स है नागपुर में, बहुत सारे रिमांड होम जहाँ पे बच्चे जुवेनाइल क्राइम्स को रखते हैं, वहाँ जाके आप उनको भी बताते हैं। दूसरा, जैसे मैं कह रहा था कि ये जितने भी जेल से छूटते हैं, जो भी जेल से छूटते हैं, तो उनकी लिस्ट हमारे पास रहती है। जेल रिलीज बोलते हैं उनको हम, जेल रिलीज। तो उनको भी आप जो है वो जेल रिलीज को आप ये कर सकते हैं, जेल में भी जाके आप प्रवचन दे सकते हैं। आप अगर करना चाहते हैं तो जेल से हम लोग वो करा देंगे परमिशन आपको। तो जेल में भी आप जो है वो उनको गाइड कर सकते हैं। जेल से छूटने के बाद भी जो है उनसे कांटेक्ट में आप रह के उनकी लिस्ट बना के फ़ोन नंबर रख के। तो ये लेकिन बहुत बड़ा प्रयास, उसमें बहुत मेहनत का काम है। किसी एक आदमी को उसका पूरा विचार, बिहेवियर और सब बदलना। तो खैर गायत्री परिवार में वो तो है बात, उनके विचार और उनके लोग, लेकिन उसमें लगना पड़ेगा। अगर आप किसी को चेंज करना चाहते हैं तो उसकी लाइफ घुसना पड़ेगा, उस फैमिली में आपको एंटर करना पड़ेगा। तरीके से आप वो कर सकेंगे। तो ये कोई शॉर्टकट वाला नहीं है, बड़ा काम है।
जिसमें कई सारे एनजीओस करते हैं, सामाजिक संस्थाएं कई सारी है जो ये करती है। वुमेन्स क्राइम के ऊपर काफी लोग काम कर रहे हैं, महिलाओं के प्रति अत्याचार पर। ठीक है, धन्यवाद सर। एक अभी हमारी बहन जी है, छाया बहन जी, वे एक प्रश्न पूछना चाह रही। छाया बहन जी, प्रश्न पूछिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सबको नमस्ते। हाँ जी जी, और मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जो सॉरी सर, वीडियो नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारी जो यूथ है, जो 15 से लेके 30 तक का मैक्सिमम मान सकते हैं जो एज है, उसमें बच्चे ज्यादा क्राइम करते हैं। इसके लिए क्या एजुकेशन सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है? क्या हमारी इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व नहीं है? फैमिली इन्वॉल्व नहीं है? क्या अनएजुकेटेड या अन जॉब जिनके पास नहीं है, क्या उनकी ये रीजन नहीं है? एडिक्शन रीजन नहीं है? मेरा क्वेश्चन बस यही। सर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है सर इन्होंने, छाया दीदी ने। सर नहीं, उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा है, उन्होंने आंसर बताया है। वो ये सब इन्वॉल्व है। यूथ को क्राइम में आने के लिए एजुकेशन सिस्टम, बेरोजगारी, एडिक्शन, ये सारी बातें क्वेश्चन नहीं, आंसर है। ये सारी चीजों को मिला के आदमी क्राइम में आता है। अगर सब चीज अच्छी मिले तो वो क्राइम क्यों करेगा? अगर उसकी फैमिली अच्छी है, स्कूल की शिक्षा अच्छी है, उसको जॉब मिल रहा है, सब कुछ अच्छा है, तो नहीं करेगा कोई क्राइम। एक अंतिम प्रश्न सर, आप हमारे क्या कहना चाहते, बोलिए। हाँ, निवेदिता राउत दीदी आपसे पूछ रही है एक प्रश्न। जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद मैडम जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आजकल युवाओं में ज्यादातर छेड़खानी के केसेस ज्यादा होते हैं, जिसमें लड़कियां बहुत ज्यादा परेशान है। तो इस सिचुएशन में लड़कियों ने क्या करना चाहिए, कैसे सशक्त बनना चाहिए, इस बारे में आप बताइए। सही बात बोली आपने। जो स्कूल को, कॉलेज को जाते हैं लड़कियां, बाद में ट्यूशन्स के लिए जाती है, तो ये काफी फेस करना पड़ता है। ये रोमियो टाइप के, रोड रोमियो जो है, लड़के पीछे गाड़ी लेके आते हैं या कभी कुछ छीटाकशी करते हैं। तो इसमें सहन नहीं करना चाहिए, इसमें बिल्कुल सहन नहीं करना चाहिए। आपको जो है 100 नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। फिर कई सारे जो है, हमने आजकल नए ऐप, रक्षा ऐप वगैरह चालू है, तो वो अगर आप बटन दबाएंगे मोबाइल फ़ोन पे रक्षा ऐप डाउनलोड करके, तो पुलिस को पता चलता है कि कोई लेडीज़ यहाँ प्रॉब्लम में है, तो लेडीज़ वहाँ, पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। 100 नंबर है। फिर या तो आप अपने घर में किसी को बता दीजिए, भाई को, पिताजी को, कि एक लड़का ऐसे-ऐसे। तो कभी शांत नहीं बैठना चाहिए। कोई भी ऐसा पीछे लग रहा है, तो लड़की ने भी शांत नहीं बैठना चाहिए, माँ-बाप ने भी शांत नहीं बैठना चाहिए। जितना जल्दी उसको फेस करे तो वो प्रॉब्लम दूर होगी। हमको क्या लगता है कि पुलिस के पास जाएँगे तो मामला और जो है खामखा और उलझ जाएगा, पुलिस के पास क्यों जाए, फिर उससे क्या होगा? लेकिन नहीं, वही सॉल्यूशन दिलाता है। अगर आप समय से वो चीज़ न रोको, तो कई बार जो है एसिड अटैक तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसी दूर तक नौबत ना आए, इसलिए समय पे ही उसको सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर जो है स्कूल में भी जो है, स्कूल की भी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने अपने कमिटीज़ वगैरह, सुरक्षा समितियाँ बनानी चाहिए। उन्होंने भी चर्चा करनी चाहिए कि उनके किसी लड़की को कोई ऐसे प्रॉब्लम है क्या। स्कूल की भी सामूहिक ज़िम्मेदारी है। अगर स्कूल के कैंपस में बाहर में कोई ऐसा आ रहा है, तो वो समिति जाके उस लड़के को जाके वो कर सकती है, सब मिलके। अकेली लड़की नहीं कर सकती, सारे मिलके कर सकते। फिर लड़कियों ने भी जो है वो मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। फिजिकली स्ट्रांग से ज्यादा मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है, तभी आप उसका मुकाबला करेंगे। पहले आपकी सोच वैसी होनी चाहिए, स्ट्रांग। बाकी तो फिर वो, खैर कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, वहां जाके कराटे वगैरह करने की नौबत कम आती है। लेकिन अगर आप बोल भी दो ना जोर से, चिल्ला के, तो किसी लड़की की इतनी हिम्मत नहीं है। अगर कोई लड़की चिल्ला के अगर बोलती है किसी लड़के को, तो वो कभी नहीं आएगा। बहुत बढ़िया सर। धन्यवाद। सही बात है कि एक बार उसको अपोज करे तो वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। और आज काफी प्रश्न भी आए, और भी काफी प्रश्न है बाकी सब के पूरे। और सर, इसमें
इसके साथ में जैसा आपने मार्गदर्शन हम सभी युवाओं को पूरा किया कि क्राइम से हम लोग कैसे बचे और क्राइम से हम बचने के साथ में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का प्रश्नों का उत्तर भी आपने दिया। इसके साथ में ही हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति जी जो है आदरणीय शरद पारधी जी बाबू जी, वो भी हम सब के साथ में जुड़े हुए हैं और उनके साथ में 2 से 2.5 हजार पूरे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और उनका पोषण का कार्य आदरणीय शरद पारधी जी भाई साहब वहाँ संपन्न करते हैं। और ये एक आज के कार्यक्रम में एक सहयोगी माना जाएगा आदरणीय भरने सर कि आदरणीय पारधी जी बाबू जी नागपुर के हैं और वे फिलहाल में अभी जो कार्य कर रहे हैं उपकुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय का उत्तराखंड में, और आपने भी अपने इस कैडर की जब शुरुआत की थी तो उत्तराखंड में ही की थी और आप दोनों ही नागपुर के रहने वाले, तो एक कार्यक्रम का एक सहयोगी माना जाएगा कि दोनों जो हमारे आज के मार्गदर्शक है वो नागपुर के ही हैं, लेकिन आप उत्तराखंड से नागपुर आए हैं और आदरणीय बाबूजी नागपुर से उत्तराखंड गए हैं और वहां से अपनी पूरी सेवाएं दे रहे हैं। और पूरी श्रद्धा के साथ में नागपुर में जनवरी 1994 में जो अश्वमेध महायज्ञ अभूतपूर्व संपन्न हुआ, उसके शिलेदार आदरणीय पारधी जी भाई साहब यहाँ पर रहे और आर्किटेक्चर VNIT से आर्किटेक्चर किया उन्होंने, यहाँ पे आर्किटेक्चर का काम करते थे और शांति कुंज में पूरा निर्माण विभाग का काम देख रहे हैं और अभी देखते थे और अभी फिलहाल में उपकुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय का कार्य देख रहे हैं। हम आदरणीय बाबूजी से निवेदन करते हैं कि वे हम सभी युवाओं का आज संक्षिप्त मार्गदर्शन करें। आदरणीय शरद पारधी जी बाबूजी। हाँ, आवाज नाही येत आहे तिकडे, आता बोला। नहीं, आवाज नाही। हाँ, अनम्यूट झाला का? आता है? हाँ, आता आवाज येतो है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा बंडू भाई साहब, मुझे ये बताओ कि कितना समय है अभी अपने पास? अपने पास में अभी और है ना, आधा घंटा है। अभी 2 बजे है, इतना समय है? हाँ 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 अच्छा। ठीक है। डॉक्टर भरणे जी, एडिशनल पुलिस कमिश्नर नागपुर, और हमारे संयोजन समिति और जो भी इस लाइन पे सुन रहे हैं सब लोगों का, देवसुरभा बहनों देवसुर भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और मैं अपने विचार आपके सामने रखता हूँ। अभी भरणे साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन ये बात एक जो क्राइम हो गया है, क्रिमिनल हो गया है, इसकी बात नहीं करी। समाज के अंदर जो क्राइम हो रहे हैं, जो हमारे युवा इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनको बचाने के लिए हमको उनके पहले के एज में ही उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन करना, उनको संस्कार देने का काम करना चाहिए था। ऐसा होता है कि मनुष्य का जीवन 4 स्टेजेस में होता है। एक तो पहली स्टेज होती है, छोटा बालक रहता है, उसकी उम्र 5 से तक वो बाल रहता है और उसका मन अबोध रहता है। आप जो भी कहेंगे, जो भी बोलेंगे, उसके मन पे बहुत बड़ा और गहरा असर पड़ता है। और ये 5-6 साल की उम्र तक बच्चा अपने माँ बाप के पास रहता है। बच्चों की शिकायत बड़े होने के बाद जो माँ बाप करते हैं, उन्होंने कहीं तो भी अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य जो उसके बचपन में करना चाहिए था वो नहीं किया। और इसीलिए एक पुरानी कहानी है ना कि एक बच्चे ने स्कूल से पेंसिल चुरा के लाई, माँ ने कुछ नहीं कहा, दूसरे दिन दूसरी पेंसिल लाई तो माँ ने कहा अरे वाह 2 पेंसिल हो गई, अब को नई पेंसिल लेने की जरूरत नहीं। इनडायरेक्ट प्रोत्साहन दिया और जाके वो आदमी आगे जाके बहुत बड़ा चोर हुआ। पुलिस ने पकड़ा और फिर उससे कहा कि मैं अपनी माँ के कान में कुछ बताना चाहता हूँ, ये कहानी आप सब जानते हैं। और उसने फिर माँ के इतनी जोर से काटा कि कान का टुकड़ा पड़ गया। वो कहता है कि साहब मुझे जब मैंने पहले पेंसिल चोरी थी बचपन में, तब मेरी माँ ने मुझे डांटा नहीं, मुझे प्रोत्साहन दिया, इनडायरेक्ट प्रोत्साहन दिया। अब मैं इतने स्तर पे आ गया हूँ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो तो अपनी माँ को समझ बैठा। अब अबोध हुए जो बच्चे होते हैं 5-6 साल तक के, उनके लिए हमको क्या करना चाहिए, ये हमको सोचना चाहिए। ये युवा
क्रिमिनल हो गए हैं या अभी है या समाज में क्रिमिनल बढ़ रहा है, तो हम पेड़ को जब पानी डालते ना तो जड़ में पानी डालते, पत्तों को पानी नहीं डालते। पत्तों को पानी डालने से पेड़ को पानी नहीं मिलता, जड़ में पानी डालना है। बच्चा जब छोटा होता है, जब विकसित होते रहता है, तब उसको हमको संस्कार देने चाहिए। ये अगली सिक्योरिटी है हमारी, फ्यूचर की सिक्योरिटी हमको आज करनी चाहिए। हमने नहीं की इसलिए हम सफर कर रहे हैं, इसलिए समाज के अंदर थोड़ा सी क्रिमिनोलॉजी ज्यादा हो रही। बाल के बाद बच्चा होता है किशोर या पौगंड अवस्था कहते उसको। इसका मन चंचल रहता है लेकिन फिर भी अबोध रहता है। इसके संपर्क में आते हैं इसके मित्र और अपने अध्यापक और अन्य लोग। माता पिता तो रहते ही हैं, लेकिन मित्र इतना बड़ा हो जाता है इसके लिए कि वो खाना नहीं खाएगा, मित्र को मिलने के लिए भागेगा। स्कूल नहीं जाएगा लेकिन मित्र के साथ में घूमने चला जाएगा, पिक्चर देखने चला जाएगा। एक ऐसा आकर्षण होता है उसको अपने मित्र के प्रति कि वो जो मित्र कहेगा करेगा वैसा वो भी करता है, अनुकरणशील हो जाते हैं। इसके आगे की अवस्था होती है युवा। इसका मन चंचल होता है, अबोध नहीं रहता, बोध रहता है इसको। मैं गलती कर रहा हूँ ये उसको पता है, मैं सही रास्ते नहीं चल रहा हूँ इसको पता है। उसको पता रहता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, फिर भी वो गलती करता है। क्यों? इस संगत का परिणाम है, अभी तक के संस्कारों का परिणाम है, अभी तक के जो घटा है उसका परिणाम है। और वो लड़का युवा हो जाता है और इसके बाद में बनता है प्रौढ़। तब उसका मन स्थिर हो जाता है और एक पक्का क्रिमिनल बन जाता है। जब तक हमको अगर बच्चे को बचाना है, क्रिमिनल को बचाना है, तो उसके बाल से, किशोर अवस्था से और युवा अवस्था में ही हमको प्रयास करने चाहिए। और प्रयास करने के लिए सबसे पहला प्लेटफॉर्म, सबसे पहले अथॉरिटी हमारे माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। माँ बाप पहले, अड़ोस पड़ोस के लोग पहले, शिक्षक पहले, अध्यापक पहले, इनके संपर्क में बच्चा रहता है। और बच्चे को हमको अच्छे उदाहरण ही दे रहे हैं। स्कूल में बच्चा 5 घंटे रहता है, बाकी 19 घंटे तो घर में रहता है। 7-8 घंटे 9 घंटे सोता होगा, खाना खाता होगा, फिर भी 7-8 घंटे का समय वो ऐसे लोगों के संपर्क में रहता है जिनके संपर्क में उसको नहीं रहना चाहिए। ये कौन देखेगा? किस संपर्क में रहता है ये कौन देखेगा? भरणे सर ने बहुत अच्छा बताया कि हमारी निगाह अपने बच्चे के ऊपर है कि नहीं है। हम शिकायत बाद में करते हैं, गलती हमने तो पहले कर ली। हमने अपने बच्चों को खुली छूट दे दी, बच्चों के ऊपर हमने कम से कम ध्यान तो दिया होता। नियंत्रण करना समझो आपके लिए असंभव सा हो रहा है, बच्चा आपका नहीं मान रहा है, उच्छृंखल हो गया है, हाथ के आगे निकल गया है, तो कम से कम उसको टोकने की जिम्मेदारी, दूसरों से मदद लेने की जिम्मेदारी तो अपनी हमारी बनती है ना। तो हम पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, तब फिर ये जो क्राइम्स हो रहे हैं, हमारे युवा जो क्राइम की तरफ जा रहे हैं, इनको हम पहले रोकेंगे। तो पहला बैरियर, पहला जो कंपाउंड होगा उसके युवा बाल अवस्था में होगा, फिर किशोर अवस्था में होगा, फिर युवा अवस्था में होगा, और जब प्रौढ़ हो जाएगा तो फिर आपके हाथ से निकल जाएगा। और हम प्रौढ़ की बात नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि संस्कार मनुष्य के अंदर उसके बचपन से डाले जा सकते हैं, और बचपन के डाले संस्कारों से मनुष्य का जीवन बदल जाता है। कई उदाहरण है, मुझे उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। मैं गायत्री परिवार से हूँ, अब आके यहाँ पे मुझे 20 साल हो रहे हैं फुल टाइम आके, और मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी है, आप जानते हैं, शायद भरणे जी भी नाम से जानते होंगे, हो सकता है उन्होंने कभी विजिट भी किया होगा कैंपस में। ये हमारी यूनिवर्सिटी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हर बच्चे को रहना पड़ता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं इन बच्चों के साथ में, मैं आपको बताता हूँ कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर हम बिहेवियरल साइंस, जिसको हमने नाम दिया है लाइफ मैनेजमेंट, जीवन प्रबंधन, ये कोर्स चलाता है। कंपलसरी कोर्स है ये, हर बच्चे को लेना ही है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ना है तो उसको जीवन प्रबंधन का कोर्स का करना ही है। यूनिवर्सिटी का पहला पीरियड लाइफ मैनेजमेंट का ही होता है, दूसरे क्लासेस बाद में चलते हैं, फिर भले 6-7-8 घंटे हम बाकी पढ़ाई करेंगे, लेकिन पहली कक्षा हमारी जीवन प्रबंधन की ही होती है। तो इसके अंदर इसको समझाया जाता है कि बेटा अभी तक आपने जैसी जिंदगी जी होगी, लेकिन अब समय है, अभी भी बहुत जिंदगी बाकी है, अभी भी बहुत कुछ करना है। अभी तो आप अपने प्राइम एज में हो, आप अपने गोल्डन टाइम में हो, अभी आ जाओ, हम आपको बताते हैं अच्छी बातें और बच्चे
बहुत अच्छे बच्चे निकलते हैं यहाँ पे। रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी होने के कारण बच्चा हमारे संपर्क में रहता है, हमें पता है कौन सा बच्चा कैसा है, क्या करता है, हमारी निगाह उसके ऊपर होती है। माँ बाप की भूमिका हम निभाते हैं। यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं ये सब अपने परिवार के अभिभावकों की भूमिका बनाते हैं और बच्चों को संस्कार देने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जब तक ये संस्कार नहीं देंगे, समाज में आगे क्या घटता है इसके बारे में चर्चा तो हम आज कर रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में तो आज है, हमारे आज में तो ये परिस्थिति है, हमारे आज में तो अपने स्कूल है, हमारे हाथ में कॉलेजेस है, हमारे हाथ में हमारे शिक्षक है। क्या हम इस तरह का कोर्स नहीं बना सकते? अभी एजुकेशन सिस्टम नहीं बनी है, न्यू एजुकेशन सिस्टम का बहुत ज़्यादा डंगोरा पिटा जा रहा है। सिस्टम बहुत अच्छी है, सरकार ने बहुत विचार किया है, जो अभी तक नहीं हुआ पिछले 75 साल में वो किया है, और ये जरूर फर्क लाएगा। लेकिन इसका फर्क आने में समय है। अभी जो बच्चे हैं, अभी जो छोटे हैं, वो बड़े बनेंगे तब इसका रिजल्ट निकलेगा। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस नई एजुकेशन सिस्टम के तहत हमको कुछ ऐसे कोर्सेस डिजाइन करने चाहिए कि जो मनुष्य के लिए मूल्य मापन करने की, मानवीय मूल्य क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, हमारे पूर्वज कैसे रहे हैं, हमको कैसे रहना है, और ये सब चीज़ों का एक विस्तृत विवरण उनके सामने देना चाहिए। इसमें अंदर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, लेकिन उसको जिम्मेदारी का एक एहसास करा देने की एक बहुत बड़ा काम हम लोग करते हैं। और ये लाइफ मैनेजमेंट की वजह से हमारी यूनिवर्सिटी सारे यूनिवर्सिटी में उठ के अलग दिखती है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने भी जब सुना इसके बारे में तो उन्होंने कहा कि साहब ये आपका कोर्स बड़ा विलक्षण है, इसमें तो सभी यूनिवर्सिटीज को इस तरह के कोर्स करने चाहिए। अब ये तो इच्छा व्यक्त करी है, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत कुछ न कुछ करने का मन है और कुछ किया जाएगा निश्चित ही, क्योंकि ये बच्चों के भलाई के लिए, बच्चे हमारी अगली पीढ़ी है, ये पीढ़ी के बल पे हमारे देश का भवितव्य है, इस पीढ़ी के बल पे हमारी सेनाएं हैं, इस पीढ़ी के बल पे हमारी आने वाली पीढ़ी है, इस पीढ़ी के बल पे हमारी सारी ताकत है, हमारा देश है। इसको मजबूत बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी मेरी सबकी है। हम सबको एक साथ आना पड़ेगा, हम सबको तय करना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या हो क्या नहीं होना चाहिए। जो इसके बारे में सीरियस है, सोचते हैं, इनको अपने बारे में सोचना चाहिए। हम लोग तो अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों ने कोर्स चला भी रखा है, और पिछले जितने सालों से यूनिवर्सिटी यहाँ पे चल रही है, करीब 15-18 साल हो गए हैं, इसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर ये कोर्स बराबर चलता आ रहा है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। जो भी बच्चे हमारे यहाँ के जो निकले हैं और अच्छी पोजीशन में हैं, वो कहते हैं कि सर आपने यूनिवर्सिटी का लाइफ मैनेजमेंट का कोर्स करके हमारी आंखें खुल गई, हम लोग इस स्तर पे आ सके, हमें पता चला कि हम कौन हैं, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने प्रयास किया, जी तोड़ प्रयास किया। मित्रों, ये करना पड़ेगा, ये कौन करेगा? ये समाज का काम है, माता पिता का काम है, तुम्हारा काम है, मेरा काम है, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी सब मिलकर लेंगे तो एक पूरी पीढ़ी को हम निर्माण कर सकते हैं, कई पीढ़ियां निर्माण कर सकते हैं। और यही हम लोग कहते हैं कि ये चैलेंज है, क्योंकि मनुष्य के पास होता क्या है? मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास होता क्या है? यहाँ आता है तो क्या रहता है उसके हाथ में? उसके पास केवल समय होता है, केवल समय होता है, और समय कब खत्म होगा ये पता नहीं। उस समय के अंदर मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, मेरा देश क्या है, मेरे देश बांधव क्या है, मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ऐसा, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, थोड़े से छोटे छोटे क्लास हम लोगों का पहला पीरियड लाइफ मैनेजमेंट का होता है। हर शिक्षक अपने अनुभव के आधार पे इसका प्रॉपर कोर्स बना हुआ है, सिलेबस बना हुआ है, लोग हमसे मांगते हैं, लेकिन हमारे पास में हमारे गुरुदेव का जो वाङ्मय है, वो विचार, वो बड़े तेजस्वी है, और उन्हीं को लेकर हमने इस कोर्स का सिलेबस बनाया, प्रैक्टिकल्स बनाए हैं। इसके अंदर बच्चा जब माहिर होता है तो वो भी एक शिक्षक के स्तर पे आ जाता है, वो भी दूसरों को प्रशिक्षण दे सकता है। हमको इस तरह की एक श्रृंखला बनानी चाहिए कि हम मनुष्य हैं, हमारी कोई विशेषता है, हम जानवर नहीं है, जानवर तो और भी है, लेकिन हमारी विशेषता क्या है? हमारे पास बुद्धि है। जानवरों के पास बुद्धि है, लेकिन बुद्धि केवल खाने के काम की है उनकी। हमारी बुद्धि विकास करने के काम की, हमारी बुद्धि है,
हमारे विचार बड़े तेजस्वी है, और सबसे मजबूत हमारी चीज है, हमारे पास भावना है। दूसरे का दुख देखकर मेरे आंख में पानी आता है। क्यों? मैं भावनाशील हूँ। दूसरों को कराहते हुए देख के हम लोगों को दर्द होता है। क्यों? हमें भावनाएं हैं। जानवरों को भावनाएं नहीं होती। और बहुत बड़ा फर्क है कि हम मनुष्य हैं, और मनुष्य के रूप में अगर हमको विकास करना है, अपने देश को आगे लाना है, भारत को जगत गुरु बनाना है, तो हमको प्रयास तो करने पड़ेंगे, अथक अथक प्रयास करने पड़ेंगे, पसीना बहाना पड़ेगा मित्रों। आसान काम नहीं है ये, बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये चैलेंज को देखकर हम लोग खड़े हो जाए। गायत्री परिवार के इतने करोड़ों करोड़ों लोग हैं, अगर हम खड़े हो जाएंगे तो क्या ये असंभव है? असंभव बिल्कुल नहीं है, ये संभव है। लेकिन लोगों को, समाज को अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी, दिमाग खोलना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। क्राइम को नियंत्रण करना पुलिस का काम है, वो करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग देने का काम पुलिस नहीं करेगी। वो तो आपका हमारा काम है ना। बच्चा हमारे घर में जन्म लिया है, छोटा है, बड़ा हो रहा है, उसकी देखभाल करना, उसकी तरफ ध्यान देना, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उसकी अनावश्यक आवश्यकताओं को दबा देना, मना करना, ये जिद हमको बतानी पड़ेगी। और ये जब तक हम मजबूत नहीं रहेंगे अपने जगह पे, अपने बच्चों के हित में, तो हमको ये करना बहुत 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 जरूरी है। हम करेंगे। इसी हिसाब से ये जो यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर हमारे कोर्सेज चलते हैं, और लाइफ मैनेजमेंट इज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर ऑल द कोर्सेज, ऑल द ईयर्स। चाहे फर्स्ट ईयर में आए, चाहे आप एमएससी के स्तर पे आए, आपको लाइफ मैनेजमेंट का क्लास करना ही है, और पास होना आवश्यक है। ही हैज टू पास। परीक्षाएं होती है, रिटन टेस्ट होती है, हाइवा होता है, सवाल जवाब होते हैं, और उसको अपना मैट्रिक, ही हैज टू प्रूव हिज मैट्रिक। उसको ये रहता है कि मैंने कुछ सीखा है यहाँ के, मैंने कुछ मूल्यों का निर्धारण किया है, मैंने कुछ मूल्यों को धारण किया है, और मैं उस रूप में मनुष्य हूँ। ये हो सकता है। ये समझाने की बात है। बहुत अच्छी तरह से अगर हम समझाते हैं तो मेरे ख्याल से ये संभव है, असंभव नहीं है। पुलिस विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये नियंत्रण करने के बाद साथ साथ, गुनहगारी को कंट्रोल करने के साथ साथ प्रशिक्षण का भी काम करते हैं। इनका प्रशिक्षण इनके पद्धति से होता है, पर ये करते जरूर है, और बहुत अच्छा करते हैं। हम लोगों को अपने स्तर पे प्रयास करना चाहिए। सब मिल के जब हम प्रयास करेंगे तो मित्रों, ये गुनहगारी को हम नियंत्रित कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। क्योंकि हम करें और वो परिणाम न दे तो फिर हमारे करने का मतलब ही क्या रहा। अगर हम कर रहे हैं, सिंसियरली कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, तो रिजल्ट तो आना चाहिए, और आएगा। बस इसी रूप में मैं लेता हूँ, एक चैलेंज के रूप में मैं स्वीकार करता हूँ कि हमको अपने स्तर पे बच्चों के बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था के अंदर जो प्रशिक्षण देना है, उसको किस तरह से प्रशिक्षण देना है, कोर्सेज किस स्तर पे होने चाहिए। स्कूल में कभी भी वैल्यू एजुकेशन अभी तक नहीं किया है, वो किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, सोचना पड़ेगा। नई एजुकेशन सिस्टम के तहत बहुत बड़ा स्कोप खुला है, और हम लोग इसको निश्चित करेंगे। और ये हमारे नागपुर शक्तिपीठ में बहुत अच्छा उपक्रम हाथ में लिया, और एक बहुत अच्छे अतिथि को बुलाया, डॉक्टर भरणे जी। ये वास्तव में एक कोइंसिडेंस है कि आप नागपुर के हैं, मैं भी नागपुर का हूँ। आप उत्तराखंड में आपने सर्विसेज की शुरुआत करी है, आप नागपुर में है, और मैं नागपुर से उत्तराखंड में आया हूँ। पिछले करीब 20 साल से मैं यहाँ पे स्थायी हूँ, और मैं गुरुदेव का काम करने आया हूँ। और यहाँ पे अब मुझे काम दिया है कि यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलरशिप निभाना है। मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाता हूँ। बस यही मेरा कहना है कि हम अपने जिम्मेदारी को पहचाने और उसको निभाने का प्रयास करें, और उसके लिए हम सब लोग एकत्रित आए, हमारा परिवार बने, संगठन नहीं, संस्था नहीं, परिवार। परिवार के अंदर आत्मीयता होती है, हम परिवार बने और काम करें। देखो कितना आनंद आता है, और आपने परिश्रम कैसा फल लाते हैं। बस इतना छोटा सा निवेदन मैं करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि आज के हमारे प्रमुख वक्ता भरणे जी रहे हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सवालों के जवाब दिए हैं। सवाल वास्तव में जहाँ से आए हैं वो समाज की ही लेवल है, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिए हैं। एक बहुत कर्तव्यदक्ष और बहुत कर्तव्यगार अधिकारी हैं भरणे जी। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि आप नागपुर से हैं, क्योंकि मैं भी नागपुर से। बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर भरने सर और पारदी बाबू जी। आपने उत्तम मार्गदर्शन कर हम सबको बहुत सजग किया। अब मैं निवेदिता ताई से यह निवेदन करती हूँ कि वे आभार प्रदर्शन करें। सभी को मेरा प्रणाम। आज के हमारे मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि दोनों को मैं चरण स्पर्श करके आशीर्वाद मांगती हूँ। धन्यवाद प्रस्ताव, यह कार्य मेरे लिए कठिन है क्योंकि सिर्फ धन्यवाद यह शब्द कहकर आपका आभार प्रकट करना काफी नहीं है, क्योंकि आप दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। फिर भी पुनः एक बार आपके चरण स्पर्श करके आदरणीय शरद पारदी जी बाबूजी और सम्माननीय डॉक्टर नीलेश भरने जी का मैं आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही साथ वेबिनार से जुड़े हुए युवाओं को भी मैं धन्यवाद देती हूँ जो इस महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के लिए उपस्थित रहे। साथ ही इस कार्यक्रम के संकल्पना रखने वाले आदरणीय बिडवई बाबूजी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने हम सभी युवाओं को आगे किया है, और श्री सोलंकी बाबूजी को एवं सभी ट्रस्टी गणों को भी विशेष आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही दीपाली त्रिपाठी जी दीदी जी को भी और प्रणय शेगावकर और आदरणीय बंडू जी मेश्राम जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। इसी प्रकार सभी को धन्यवाद करते हुए मैं अब कार्यक्रम का समापन करती हूँ, शांति पाठ की ओर बढ़ती हूँ। आइए शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ करते हैं, लेकिन उसके साथ में ही आज आदरणीय भरने सर को बहुत ही हृदय से धन्यवाद साधुवाद करते हैं। और आपने जो बातें हम सबको आज बताई है उन बातों को हम लोग बड़ी ही गंभीरतापूर्वक उन बातों का पालन करेंगे, उन सारी चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे। और सर ने जैसी जेल में जाकर के प्रशिक्षण की बात की थी, तो हमने यहाँ पर आदरणीय हमारे सोलंकी बाबूजी है, इन्हीं के मार्गदर्शन में एक महीना भर हमने पूरे कैदियों को 40 दिन का पूरा प्रशिक्षण दिया था। वहाँ पर आदरणीय भूषण कुमार उपाध्याय जी भाई साहब उस समय वो जेल सुपरिटेंडेंट है, अभी भी नागपुर में है। तो ये काम पूरा हमारा चलते ही रहता है और अधिक आने वाले समय में सर आपका हम सभी ऐसा ही मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। और भरने सर ने एक बहुत ही अच्छा ये कार्य हुआ कि हमारे सभी सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक कोरोना गायत्री यज्ञ कराने के लिए उन्होंने एक अनुमति हम सबको वहाँ पे उनके कैंपस में दी। और उस माध्यम से वो सभी जो पुलिसकर्मी है वो आज भी वो पूरा अपने अपने घरों में नयनो यज्ञ करके ही वो अपने पूरे कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये सारे इतने जितने भी पूरे कार्यक्रम हैं, जब भी हम उनके पास में कोई भी कार्यक्रम लेकर के गए, उन्होंने बड़ी सकारात्मकता के साथ में उन सभी कार्यक्रमों को हम सबको सुना और उन कार्यक्रमों को करने के लिए उनका मार्गदर्शन भी रहा और उनका सहयोग भी हम सबको रहा। आइए, और साथ ही आदरणीय पारदी जी बाबूजी का, जैसे कि उन्होंने जीवन प्रबंधन की बातें कही, और ये सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। और हम सभी जितने भी पूरे आज इस पूरे माध्यम से जुड़े हुए, इसमें गायत्री परिवार के तो परिजन आज सर है ही, आदरणीय बाबूजी आज गायत्री परिवार के परिजन भी है, लेकिन बहुत से परिजन हमारे गायत्री परिवार के बाहर के भी जो है, जो भी बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, वो भी आज इस पूरे वेबिनार के अंदर में पूरा जुड़े हुए हैं और वो भी मार्गदर्शन ले रहे हैं। हम चाहेंगे कि एक बार हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय का अवलोकन करें और आदरणीय भरने सर वहाँ हरिद्वार में वहाँ डीसी पे रहे हुए हैं। 2007-8 में वहाँ पर हरिद्वार में वो रहे हुए, तो उनके संज्ञान में होगा ही वो अपना एरिया, और वहाँ अपने शांति कुंज की ओर आए भी होंगे। फिर भी हम सभी आदरणीय बाबूजी की माध्यम से और शांति कुंज की ओर से आदरणीय भरने सर को निमंत्रण देते कि वे ससम्मान वहाँ पर शांति कुंज आने का और देव संस्कृति विश्वविद्यालय आने का निमंत्रण यहाँ से देते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का समापन शांति पाठ के माध्यम से करते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांतिरापम शांति औषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि।
ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय गुरुदेव।